नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर S1। आपके S1 के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। याद रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्दियर होता है। ठीक है बेटा, हम लोगों ने जब रैंडम वेरिएबल्स पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी और मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा था दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक आपके पास होता है बेटा डिस्क्रीट, एक आपके पास होता है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट की जहाँ तक बात थी, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पढ़ी है वो सारे डिस्क्रीट के पढ़े हैं। हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रीट के अंदर पढ़ा था बाइनोमियल, फिर हम लोगों ने पढ़ा ज्योमेट्रिक, राइट। कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास एक ही है विच इज नोन एज नॉर्मल, राइट। तीन तरह के आपके पास होते हैं, बाइनोमियल होता है, ज्योमेट्रिक होता है, नॉर्मल होता है। और भी होते हैं लेकिन हमारे पास सिलेबस में यही है। डिस्क्रीट के अंदर हमारे जो दो आते हैं वो हमारा एक बाइनोमियल आता है, एक हमारा ज्योमेट्रिक आता है। नॉर्मल के अंदर जो हम कंटिन्यूस के अंदर जो हमारे पास आता है वो एक ही है विच इज दी नॉर्मल। अब मैंने कहा था ये जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ना, इसके अंदर आपका कोई लेना देना नहीं होता भाई। सिनेरियो ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि डिस्क्रीट के अंदर मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ पीपल, डिस्क्रीट की एग्जांपल है। भाई अगर मुझे बॉयज सिलेक्ट करने हैं या गर्ल्स सिलेक्ट करनी है तो वो या तो मैं एक सेलेक्ट करूंगा या दो करूंगा या तीन करूंगा। मैं 1.5 नहीं कर सकता, 1.6 नहीं कर सकता, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कॉइन्स की एग्जांपल लूं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी, राइट। ऐसे नहीं हो सकता कि हेड हाफ आ जाए टेल हाफ आ जाए। या तो मेरे पास दो हेड्स आएंगे या मेरे पास दो टेल्स आएंगी, या मेरे पास तीन हेड्स आएंगे या मेरे पास तीन टेल्स आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 हेड्स आ जाए, नो, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से जो डाइस की एग्जांपल है, डाइस में क्या होगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डाइस को रोल करूं मेरे पास 1.5 नंबर हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। नॉर्मल के अंदर कंटिन्यूस की एग्जांपल्स में कौन कौन सी चीज आती है? सबसे पहले आ जाती है बेटा लेंथ। भाई ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अगर लेंथ मेजर कर रहा हूं, राइट, इसी के साथ मैं एक और चीज मिला लेता हूं विच इज नोन एज दी हाइट। अगर मुझे अपनी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करनी है तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे 6 फीट के बाद 7 फीट वाला बंदा मिलेगा। नो, दैट्स नॉट द केस। मुझे 6.1 वाला भी मिलेगा, 6.2 वाला भी मिलेगा, 6.3 वाला भी मिलेगा, 6.4 वाला भी मिलेगा। इसी तरीके से वेट, राइट। वेट की जहां तक मैं बात करूंगा, मुझे ऐसा नहीं है कि भाई 300 पाउंड वाले के बाद मुझे 400 पाउंड वाला बंदा मिलेगा। नहीं भाई, 316 वाला भी मिल सकता है, 320 वाला भी मिल सकता है, 320.5 वाला भी मिल सकता है। इसी तरीके से डायामीटर, किसी भी चीज का डायामीटर अगर मैं फाइंड कर रहा हूं लेंथ में ही आ जाती है ये भी चीज। इसी तरीके से टाइम, टाइम के अंदर 1 के बाद 2 तो बचता है लेकिन हमारे पास 1.5 आवर्स भी होते हैं, 1.15 आवर्स भी होते हैं, 1.6 आवर्स भी होते हैं, मिनट्स के अंदर जो चला जाता है। तो पॉइंट सिर्फ ये है, ये जो रैंडम वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं ये डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप के हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्वेश्चन का डिपेंड करता है या हमारे पास नेचुरली अकरिंग चीजों के अंदर हमारे पास डिपेंड करता है कि भाई है किस तरीके का। इसी तरीके से वॉल्यूम को भी ले लेते हैं यहां पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कंटेनर।
ऐसा नहीं हो सकता कि 10 सेंटीमीटर क्यूब हो, भाई 10.1 भी हो सकता है। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि रैंडम वेरिएबल आपके पास आ किस तरह का रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको सॉल्व करना होता है, राइट। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या सिनेरियो है और उसको कैसे फाइंड करना है। तो अभी तक जितने भी हम देख रहे थे वो हम लोग देख रहे थे कि अगर मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके अंदर दो है, एक तो बाइनोमियल है, एक आपके पास ज्योमेट्रिक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया। अब बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बड़ा सिंपल आपको क्लियर कट कर दिया था, वो आप लोग उधर जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस है तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे फाइंड करना है आज हमने उस पर बात करनी है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं। ओके जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जहां तक बात है बेटा, इसको जब हम लिखते हैं, दिस इज बेसिकली रिटन एज एक्स कैपिटल एन ब्रैकेट म्यू एंड दिस इज सिग्मा का स्क्वायर। अगर आपको बाइनोमियल याद हो वहां पे भी मैंने इस तरह का लिखा था, इधर n की जगह पे मैंने b लिखा था और आगे मैंने np लिखा था, वेयर n स्टैंड्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स और p स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे मैंने एग्जाम उस टाइम पे ये बात की थी, जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हो x, y, तो वो हमारे पास लिखने का तरीका है कि भाई आपके पास किस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखा जाता है x, y। इसी तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी लिखने का तरीका है ब्रैकेट म्यू कॉमा समेशन का स्क्वायर। ठीक है जी। अब x किसको डिनोट करता है, अगर मैं यहां पे लिखूं तो मेरा जो x है दैट इज डिनोटिंग माय रैंडम वेरिएबल, और याद रखिएगा अब हम यहां पे कंटिन्यूअस की बात करेंगे, हम यहां पे डिस्क्रीट की बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, n आपका स्टैंड कर रहा है नॉर्मल को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू स्टैंड कर रहा है आपको, म्यू रिप्रेजेंट करता है आपका मीन को, मीन वैल्यू ऑफ एक्स, और ये जो साइन होता है ये स्टैंडर्ड डिविएशन का है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है ये वाला, तो इसका मतलब होता है वेरिएंस, राइट। वेरिएंस ऑफ एक्स लिख देता हूं साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, राइट। तो इस चीज का यहां पे जरा ख्याल रखना है। ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए यूज तो हमारे पास भाई ये वाला होगा, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि भाई कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, वैसे ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस तरीके से इंफॉर्मेशन एग्जामिनर कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसे प्रोवाइड करता है, राइट। अब याद रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसको बेल शेप ग्राफ कहते हैं, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ किस तरह का होता है बेटा, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से होता है, लाइक दिस। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है। इस ग्राफ के लिए याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, इसको हम बेल शेप ग्राफ कहते हैं। पहली चीज याद रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है, फर्स्ट पॉइंट इसके लिए याद रखें, बल्कि इधर लिखता हूं मैं, सिमेट्रिकल
अबाउट म्यू। ये जो ग्राफ होता है ये सिमेट्री अबाउट म्यू होता है। इसका मतलब यहां पे जो आपके पास वैल्यू होगी इस ग्राफ की वो आपका म्यू होगा, विच इज एक्चुअली योर मीन। ठीक है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द टोटल एरिया of this graph is always equals to 1, राइट। और इसी के नीचे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एरिया अंडर दिस ग्राफ represents probability, राइट। इस ग्राफ के लिए याद रखिएगा, देखो बेटा अब हम जो यहां पे फाइंड करेंगे ना प्रोबेबिलिटी वो इस ग्राफ से करेंगे। ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पे हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं और मैंने एक चीज पहले ही क्लियर कट कर दी है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल में बहुत ज्यादा नंबर्स आते हैं बेटा। 1 के बाद 2 नहीं जा रहा है, 1 के बाद 1.1 आ रहा है, बल्कि और प्रिस्क्राइबली अगर मैं बोलूं तो 1.00001 आ रहा है, फिर 1.00002 आएगा। तो वो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो हमें एरिया अंडर द ग्राफ से निकालनी होती है। तो ये जो बेल ग्राफ होता है इसका एरिया अंडर द ग्राफ, इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये ग्राफ मैं हर जगह पे यूज करूंगा और याद रखिएगा इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर प्रोबेबिलिटी। लिख देता हूं मैं यहां पे, एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरिया अंडर ग्राफ इज प्रोबेबिलिटी। और इसका एरिया अंडर द ग्राफ टोटल क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने एक चीज फर्स्ट डे पे प्रोबेबिलिटी की पढ़ दी थी कि भाई आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो भाई प्रोबेबिलिटी किसी भी एक्सपेरिमेंट की 1 होती है, तो इसलिए हमने कहा है इसका एरिया अंडर द ग्राफ प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पूरे ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो आपके पास हमेशा क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सबको यहां तक क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करें फिर आगे चलते हैं। बेटा मैंने ये कहा है कि ये जो ग्राफ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इसकी शेप हमेशा यही बनेगी और इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और एरिया अंडर द ग्राफ इसका, इस ग्राफ का एरिया अंडर हमेशा 1 के बराबर होगा, हमेशा, ऑलवेज। वो कोई भी ग्राफ हो, कैसा भी हो। बेटा एरिया वेरी करेगा ही नहीं, एरिया हमेशा 1 होगा। मैंने कब कहा एरिया वेरी करेगा? एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो वो हमेशा आपके पास इस ग्राफ का एरिया हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती ही 1 है आपके पास। एरिया वेरी कर ही नहीं सकता इसके अंदर। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में हमेशा एरिया 1 होगा। ये इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन में एरिया वेरी करता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे हम, यहाँ पे हम कह रहे हैं इस ग्राफ का एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ओके जी। अब यहां पे एक चीज हमने लिखी है कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास लिखा इस तरीके से जाता है, राइट। और यहां पे वेरिएंस लिखी होती है। तो अगर हम यहां पे देखें x, मैंने कहा है यहां पे आपके पास म्यू होगा
और यहाँ पे वेरिएंस होगी। तो अब अगर हम देखते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि सर एरिया डिफरेंट कैसे होगा। पहली बात, एरिया डिफरेंट होगा नहीं, इस बेल शेप ग्राफ का एरिया विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये ग्राफ डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे बिहेव करेगा, गौर से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13,9, और एक और मैं कह रहा हूँ रैंडम वेरिएबल है x बिलोंग्स टू n, और यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 20 और यहाँ पे ये 9 है। अब ये मेरे पास रिप्रेजेंट करता है मीन को, ये मेरी मीन है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंस को। यहां पे मीन मेरा कितना है 20, वेरिएंस मेरी क्या है 9, वो सेम है। यहां से हम ये भी समझेंगे कि इस ग्राफ में वेरिएंस किस तरह से एक्ट करती है और वेरिएंस एक्चुअली में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होती है। गौर से सारे सुनिएगा। सबसे पहले जब भी इस ग्राफ को, पहले बात तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं आता, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां पे जरा मार्किंग देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 0, 5, 10, 15, 20, 25, राइट। अगर मैं यहां पे देखूं मीन मेरा 13 है, 13 विल बी अप्रॉक्सीमेटली ओवर हियर, ये आ गया जी 13। तो यहां पे मेरे पास इस पे इसकी पीक आएगी और इस पे ये सिमेट्रिकल होगा। तो वो ग्राफ कैसा शेप करेगा, दैट ग्राफ इज गोइंग टू शेप लाइक दिस, लाइक दिस, राइट। ये सिमेट्रिकल होगा एट इट्स मीन ऑलवेज। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो है ये वाला ग्राफ, इसका मीन 20 का है, ये 20 पे जाके सिमेट्रिकल होगा, अपनी पीक 20 पे लेगा, और ये जो ग्राफ बनेगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। दोनों ग्राफ के जो एरिया अंडर द ग्राफ होंगे वो 1 ही होंगे, राइट। मीन जहां पे होगा उस पे इसकी पीक जाएगी और उससे सिमेट्रिकल ग्राफ बनाना है। अब यहां पे एक चीज आती है कि भाई यहां पे ये वेरिएंस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको भी मैं चेंज करूंगा। बेटा ये जो ग्राफ की स्प्रेडिंग होती है ना, यहां से लेके यहां तक आपका ग्राफ जा रहा था, ये ग्राफ की वेरिएंस रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये वाला ग्राफ पिंक वाला यहां से लेके यहां तक जा रहा था, ये यहां पे वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेरे केस में कितनी थी 9 थी। अभी मैं इसको भी चेंज करूंगा। अगर वेरिएंस ज्यादा होगी तो ये ग्राफ स्प्रेडेड होगा, मींस लंबे की तरफ होगा। अगर वेरिएंस कम होगी तो ये ग्राफ शॉर्टर की तरफ जाएगा। अभी उसको भी चेंज करते हैं। अभी मैंने वेरिएंस सेम रखी है, मीन को चेंज करके दिखाया है कि ये ग्राफ कैसे होगा। ये ग्राफ इस तरीके से शिफ्ट करेगा अगर मीन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक होगी बात। याद रखिएगा इस पूरे ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, राइट। ये मैंने मीन को चेंज किया है, अब मैं वेरिएंस को चेंज करके दिखाता हूं कि ग्राफ कैसे होगा। गौर से देखिएगा, अभी लिखिएगा मत। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है विच इज 15,9, और दूसरा मेरे पास है, पिंक से मैं करता हूं ताकि वही शेप मैं ग्राफ की लूंगा, वही कलर से। दूसरा मेरे पास कितना है 15,36। अब अगर मैं यहां पे देखूं, ये मेरा मीन है, ये क्या है वेरिएंस, यहां पे ये मेरा मीन है, और ये क्या है वेरिएंस, राइट। जिस ग्राफ की वेरिएंस ज्यादा है वो ग्राफ स्प्रेडेड ज्यादा होगा। स्प्रेडेड का मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच्ड होगा। जिसकी वेरिएंस कम है उस ग्राफ को हम कहेंगे कि वो थिनर होगा, उसकी पीक बड़ी होगी। अब गौर से देखिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, अभी कोई लिखेगा नहीं। Firstly, if this is the axis for us, ठीक है, this is 0, यहां पे मैं 5 कर रहा हूं, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 आ गया, यहां पे मैंने 30 लिख दिया। मीन मेरा 15 है, राइट। दोनों ग्राफ के लिए हमने मीन 15 रखा है, तो ये मेरे पास आ गया। इधर पीक ड्रॉ करनी है। पहला ग्राफ जो मैं पिंक ये येलो वाला ड्रॉ कर रहा हूं,
इसमें मेरे पास वेरिएंस है जी 9। क्या होगा, मेरा ग्राफ इस तरह से चलेगा, इधर मेरे पास इसकी पीक है और इस 15 पे जाके ये सिमेट्रिकल जाएगा एंड द ग्राफ कम्स डाउनवर्ड लाइक दिस। वेयरएज जो पिंक वाला ग्राफ है इसके वेरिएंस की वैल्यू है 36, ये इससे ज्यादा स्प्रेडेड होगा। वेरिएंस ज्यादा हो जाए इसका मतलब ये होता है कि ग्राफ मोर स्प्रेडेड है। तो उस केस में क्या होगा कि ये ग्राफ इधर से आएगा, पीक ये अभी भी अपनी 15 पे लेगा, पीक इसकी यहीं पे होगी, राइट। लाइक दिस एंड गोज डाउनवर्ड लाइक दिस। ठीक होगी बात। तो याद रखिएगा, अगर वेरिएंस ज्यादा है तो ग्राफ आपका शॉर्ट होगा और फैट होगा, याद रखने के लिए बता रहा हूं। अगर वेरिएंस कम है तो थिन होगा और टॉल होगा ग्राफ, राइट। वेरिएंस हम कहते हैं, वेरिएंस आपकी रिप्रेजेंट करती है कि आपका ग्राफ कितना स्प्रेडेड ज्यादा है। तो अगर वेरिएंस ज्यादा है तो ग्राफ फैट बनेगा, स्प्रेडेड होगा और हाइट में छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वेरिएंस कम है तो ग्राफ टॉल ज्यादा होगा, लंबा ज्यादा होगा और ग्राफ थिन होगा। ठीक है, मैं सिंपल इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूं, वेरिएंस को पतले और मोटे बंदे से कंसीडर किया करें। जो मोटे बंदे होते हैं वो फैट ज्यादा होते हैं, हाइट में शॉर्ट होते हैं। जो लंबे बंदे होते हैं वो थिन होते हैं और हाइट में ज्यादा होते हैं, राइट। तो इस तरीके से इसको याद रख लीजिएगा। सबको यहां तक क्लियर है? ये सिर्फ याद रखने का है कि वेरिएंस एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको करती है, व्हाट डज वेरिएंस एक्चुअली मींस। वेरिएंस होती है कि आपका ग्राफ स्प्रेडेड कितना ज्यादा है। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल में होती किस तरीके से है। ओके जी, अब ये मैंने डिफरेंट उससे आपको एक्सप्लेन तो करके बता दिया है, लेकिन हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा, अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को z से डिनोट करेंगे। मीन और म्यू that will be always equals to 0 and the variance will be taken to 1, right। तो हम यहां पे ये कहते हैं कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो निकालेंगे, जिसमें मीन हमारे पास 0 की उस पे होगा और वेरिएंस हमारे पास 1 होगी। ये कोई फिक्स नहीं रहेगी, ये चेंज जरूर करेगी, लेकिन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होता है, अभी हम उस टेबल पे जाएंगे, वो जिसके अकॉर्डिंगली दिया होता है उसमें मीन 0 होता है और वेरिएंस आपके पास 1 होती है। ये आपके पास एक टेबल होता है, अभी मैं आपको उसको दिखाता भी हूं। उसके अंदर हमारे पास जो मीन की वैल्यू होती है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0 और जो वेरिएंस आपके पास होता है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 1। अब वो टेबल क्या है, देखो बेटा, इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटीज है वो हमने जो फाइंड करनी है वो एक टेबल के थ्रू करनी है, राइट। वो टेबल किस तरह से है, वो टेबल आपकी डेटा बुकलेट में गिवन है। लेट मी ओपन दैट फॉर यू गाइस, गौर से देखिएगा। एंड इधर गया है, दिस इज द डेटा बुकलेट गिवन टू अस और ये है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आपका, राइट। अब इसमें ये जो टेबल है ना, इसमें अगर आप पढ़ो, बल्कि इसको मैं उधर लेके जाता हूं अपने नोटेबिलिटी में। ओके जी, ये जो टेबल है आपके पास, दिस इज द टेबल विच इज गोइंग टू हेल्प अस आउट इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। ये जो टेबल है ये हमें हेल्प आउट करेगा हमारी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए।
ठीक है, और इसको मैं यहां पे लेके आ रहा हूं, ये मैं इधर ले आया। इस टेबल को जरा गौर से पढ़ते हैं। देखो बेटा, इफ z has a normal distribution with a mean 0 and the standard variance 1, then for each values of z, the table gives the value of phi of z, where phi of z is probability of z less than and equals to z, right? अब ये जो टेबल है ना, ये हमारे लिए यूज होगा इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। हमने इसको यूज करना होता है इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा, अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस की, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है, राइट? अब ये जो आपके पास ग्राफ है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया, और मैंने कहा है इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास जो ग्राफ होगा दैट विल बी ऑलवेज, एरिया अंडर द ग्राफ विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1 ओवर हियर। ठीक है जी। अब यहां पे उसने लिखा हुआ है फाई ऑफ जेड। व्हाट डज दिस साइन मींस? यहां पे एक साइन लिखा हुआ है उसने, ये वाला, जिसको हम फाई का साइन कहते हैं, और यहां पे उसने फाई ऑफ जेड कह दिया। ठीक है, अब ये फाई ऑफ जेड क्या होता है? ये फाई ऑफ जेड होता है, इसके अंदर हम वैल्यूज को लेके आते हैं और इसकी वैल्यू हमने अपने टेबल से निकालनी होती है। वो टेबल से वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, और वो हमारा मेन चीज है, वो हमारे इस टॉपिक का मेन एजेंडा है, राइट? सबसे पहले अगर वो फाई ऑफ जेड की वैल्यूज फाइंड करनी आपको आ गई तो पीछे इसके अंदर कोई चीज रह नहीं जाती है, राइट? गौर से सबने सुनना है, और फिर हम इसको समझेंगे भी कि ये हमारे पास टेबल किस तरीके से यूज होगा। ओके, ये टेबल पहली बात तो आपको याद नहीं करना है, ये आपके डाटा बुकलेट में गिवन होता है, वहीं से मैंने कॉपी किया है। ठीक है, आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको डाटा बुकलेट में गिवन होगा, बस इसको यूज करना आना चाहिए, और यूज करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि यूज किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसको यूज करना सीख लेते हैं, गौर से सबने देखना है। सबसे पहले अगर मैं यहां पे आपको लिखता हूं फाई ऑफ, लेट्स से 0.163, राइट? इसकी वैल्यू टेबल से कैसे निकालनी है, गौर से सबने सुनना है, फिर आगे बात करेंगे। हाउ टू गेट वैल्यू फ्रॉम टेबल, राइट? हमारे पास जब भी इस तरह से फाइव में आए, ये फाइव कहां से आया अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। जब भी इस तरह से वैल्यू आएगी, सबसे पहले आपने यहां पे देखना है यहां पे वैल्यू लिखी क्या हुई है। यहां पे लिखा हुआ है 0.163। बेटा आपने सबसे पहले पकड़ना है पहले दो डेसिमल प्लेस। गौर से देखो, इसके अंदर अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आपके पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस लिखा हुआ है, ये वाली रो के अंदर। ये वाला जो आपके पास लिखा हुआ है ये आपका सेकंड डेसिमल प्लेस है, और यहां पे ये जो लिखा हुआ है ये आपका है जी थर्ड डेसिमल प्लेस। ठीक है जी। अब हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है 0.163। पहले आपने देखना है 0.163 है तो पहला क्या डेसिमल प्लेस है, 0.1 लिखा हुआ है। 0.1 पे आपने आना है, गौर से देखो बेटा, यहां पे बल्कि मैं लिख देता हूं 0.163। टेबल से वैल्यू कैसे निकालनी है इसको गौर से समझ ले। 0.1 पे आपने आना है, पहले डेसिमल प्लेस को देखना है 0.1 है, ये मैं आया 0.1 पे। यहां से आपने देखना है सेकंड डेसिमल प्लेस। सेकंड डेसिमल प्लेस क्या है, 6। ये देखो ये लिखा हुआ है सेकंड डेसिमल प्लेस, ये है मेरा फर्स्ट डेसिमल प्लेस। 0.1 से मैं आया, अब मैं जाऊंगा 6 पे। 0.1 से ऑल द वे अराउंड मैं 6 तक पहुंचूंगा, और ये मैं पहुंच गया इस वैल्यू पे। सबको यहां तक क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पे। ओके, 0.1 लिया, आगे 6 से वहां तक आया, फिर लास्ट में थर्ड डेसिमल प्लेस क्या लिखा हुआ है, 3। 0.1 पे ही मैं रहूंगा बेटा, और यहां से ऑल द वे अराउंड चला जाऊंगा 3 पे, और 3 पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज गोइंग टू बी 12। अब इस पे अगर आप ऊपर पढ़ो तो यहां पे ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है विच इज एड। अब आपने करना क्या है, गौर से समझिएगा। 0.1 और 6 इस पे जो वैल्यू थी इसको पहले लिखना बेटा साइड पे। क्या वैल्यू है, 0.5
636। थर्ड डेसिमल प्लेस की जो वैल्यू है दैट इज 12। इस 12 वाली वैल्यू को हमने ऐड करना है, और ऐड किधर करना है, आखिरी के दो डिजिट्स में। तो क्या बन जाएगा, दैट इज 0.56। 6 प्लस 2 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 8। 3 प्लस 1 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4। तो ये मेरे पास 5 ऑफ 0.163 की वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल से वैल्यू निकालते हैं, और इस केस में मेरे पास वैल्यू क्या आई है, 0.5648। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी विच इज गोइंग टू बी 0.5648, एंड दैट इज हाउ वी गेट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल। सबको यहां तक क्लियर है? कैसे निकालिए टेबल से वैल्यू, सबको क्लियर हो गया है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है 5 ऑफ, जल्दी से नोट डाउन करें तब तक अजान भी हो जाए। एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, और फिर इसके अंदर नेगेटिव भी लेके आएंगे। लेट्स से मैं आपको कहता हूं 5 ऑफ 1.35 है, राइट? मैं इतना ही रख देता हूं। तो ये तो सबसे आसान होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने टेबल पे आऊंगा, 1.35, ये सबसे आसान है। 1.3 कहां पे है, ये देखो, ये पड़ा हुआ है 1.3, ठीक है। 1.3 पहला डेसिमल प्लेस क्लियर आउट हो गया। आगे लिखा हुआ है 5। 5 से कहां पे जाऊंगा, यहां से इसी पे रहूंगा मैं, और यहां से मैं पहुंच जाऊंगा 5 पे। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो वो कितनी वैल्यू है बेटा, दैट इज 0.9115। ठीक है। अब इसके अंदर थर्ड डेसिमल प्लेस है ही नहीं, तो भाई कोई मसला ही नहीं है, मुझे एंड के दो डिजिट्स में ऐड ही कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, स्ट्रेट अवे जो वैल्यू आई है मेरे पास, दैट इज 0.9115। ये मैंने इसका आंसर लिख दिया। सबको क्लियर है? ओके। व्हाट इफ कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो बेटा इसके लिए एक रूल याद रखें। रूल, फाई ऑफ ए अगर माइनस में हो जाए, तो आपने क्या करना है, इस, क्योंकि देखो ये ना वैल्यू टेबल नेगेटिव के लिए नहीं दे सकता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू अंदर होती है ना फाइव के ब्रैकेट के, इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है कि आपने 1 में से माइनस कर देना है, और ये चीज पेपर में आपको भूल सकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये ना टेबल में उसने शुरू में ही लिख दी हुई है। ये देखो, फाई ऑफ माइनस जेड विल बी इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ जेड। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, फिर टेबल में देखो। ये उसने इंस्ट्रक्शन आपको टेबल के शुरू में ही दे दी है, ठीक है। अब ये कैसे यूज होगी, गौर से देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं फाई ऑफ -1.673, तो इसका आंसर कैसे निकालना है? इसका आंसर विल बी इक्वल टू 1 माइनस, पहले इस वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे, 1.673, 1 में से माइनस किया तो ये स्टेट में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इस चीज की वैल्यू, ये वाली जो चीज है, इसकी वैल्यू बेटा आपने अपने क्या करना है, टेबल से निकालनी है, और इसको 1 में से माइनस करोगे तब ये आंसर आएगा। ये 1 में से माइनस क्यों करते हैं, ये भी अभी आपको एक्सप्लेन आउट में करूंगा, लेकिन पहले याद रखना है, ये 1 में से माइनस होगी तब आपका आंसर होगा। आए इसको फाइंड करते हैं, 1.673। आए जी, यहां पे मैं टॉप पे लिख देता हूं भाई, मैं फाइंड करने जा रहा हूं 1.673। तो 1.6 पे चलते हैं, ये मैं पहुंचा 1.6 पे, ठीक है। आगे है 7, ये पहुंच गया मैं 7 पे, ठीक है। और ये आएगा 0 कितना आएगा, 0.9525। इस वैल्यू को ना बेटा साइड पे लिख लिया करो, और साइड पे भी लिखना पता है कहां है, डाटा बुकलेट के ऊपर लिख देना। पेपर में डाटा बुकलेट जो मिलेगी ना, उसी के साइड पे लिख देना है, ठीक है। अब आगे कौन सा है, आगे जो लिखा हुआ है दैट इज 3। इस 1.6 पे ही रहते रहते 3 पे चले जाओ। 3 पे क्या लिखा हुआ है, 3 ही लिखा हुआ है। इस वैल्यू को आखिरी के डिजिट में ऐड कर देना है, तो यहां पे 3 लिख देता हूं मैं। तो क्या बनेगा,
9528. This is going to be written instead of, अभी आंसर नहीं आया है, 1 माइनस 5 और 1.673 की वैल्यू आई है, वो कितनी आई है 0.9528. इसको 1 में से माइनस भी करना है, आए कर देते हैं, 1 माइनस 0.9528, तो वो मेरे पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी equals to 0.0472, and that is going to be the answer for phi of negative of this. सबको यहां तक क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम अपना जो टेबल है उसको यूज करते हैं in order to find the values for this particular thing. जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं. ओके, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ड्रॉ किया था तो मैंने ये कहा था आपके पास टेबल जो होता है वो कुछ ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस किस्म का होता है. एरिया अंडर द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग योर प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी क्योंकि हमेशा 1 होती है तो इस पूरे ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो 0.1 होगा. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं हम. अगर मैं बेटा कह रहा हूं कि इस पूरे ग्राफ का एरिया 1 है, मैंने आपको कहा था हम जो बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की उसमें यहाँ पे जो यहाँ पे हमेशा मीन लिखते हैं और उसकी वैल्यू 0 होती है. ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो एरिया होगा क्योंकि ये 0 पे है तो, और मैंने कहा था ये मीन पे सिमेट्रिकल होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरफ जो एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी 0.5, ये वाला एरिया 0.5 होगा, और जो इस ग्राफ का इस तरफ वाला होगा ये वाला हाफ, इसका जो एरिया होगा वो भी आपके पास कितना होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0.5. सबको यहां तक एग्रीड है? अब ये जो एरिया होता है ना ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अब आप लोगों ने कल टेबल को ड्रॉ करना सीखा था और टेबल से ड्रॉ नहीं, टेबल से वैल्यू निकालनी सीखी थी. वो जो वैल्यू मिल रही थी, ये जो आप लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, बेशक आपने ये वाली निकाली थी, आपने ये वाली निकाली थी, आपने ये वाली निकाली थी, ये किस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये आपके पास ये जो एरिया है ना, इसमें से जो पोर्शन ऑफ द एरिया का हमारी प्रोबेबिलिटी में आंसर पड़ा होता है ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. अब पॉइंट ये है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा के एरिया नहीं निकाल रहे होते हम. इस पूरे ये जो ग्राफ है ना, इसका एरिया अंडर द ग्राफ में जो प्रोबेबिलिटीज पड़ी हुई है वो सारी की सारी उस टेबल में है, तो वो हमें वहां से आंसर मिल रहा होता है. एक्चुअली हमें इसका एरिया अंडर द ग्राफ जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, जो कि प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहां से मिल रही है आंसर, वो हमें हमारा ये वाला टेबल दे रहा है. इस टेबल के अंदर ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज पड़ी हुई है. सबको यहां तक क्लियर है बेटा? अब इस टेबल को एक चीज जरा समझ लो, यहाँ पे ये टेबल 0.5 से स्टार्ट हो रहा है और 0.9986 तक जा रहा है, जिसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 है. ठीक है, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है. ये दो हाफ्स में है, एक हाफ 0.5 इस तरफ आगे है, एक 0.5 इस तरफ है. ये क्यों है वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा. उसके बाद मैंने एक रूल क्लियर आउट कर दिया था. मैंने कहा था जब भी फाई में नेगेटिव होगा तो आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है. राइट, अब गौर से देखिएगा, अब हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, इन केसेस को अपने पास नोट डाउन कर लें. ये वाला जो नोट है मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर जगह हमारे पास चलेगा. यहां पे हम कुछ केसेस बना रहे हैं, केसेस लिख रहा हूं, इसको सारे जरा नोट डाउन कर लें. और कैसे हमारे पास इधर से प्रोबेबिलिटीज निकलेगी, ये यूज कहां पे होगा, वो भी आगे जाके बात करेंगे. केस नंबर 1, अगर मैं आपसे कहता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a, तो वो आपके पास स्टेट अवे किसके बराबर होगी बेटा, वो दैट विल बी इक्वल्स टू स्टेट अवे फाई ऑफ a के. क्यों बराबर होती है और कैसे होती है उसको भी समझ लें साथ साथ. ये मेरे पास मेरा ग्राफ आ गया,
सिमेट्रिकल ग्राफ बना रहा हूं मैं लाइक दिस। ये हमने कहा था भाई ये आपके पास म्यू इक्वल्स टू 0 होता है। अब ये जो ए है इसको ऑब्वियस बात है पॉजिटिव लिखा हुआ है तो दैट विल बी रिटन ओवर हियर। ये मेरे पास ए आ गया। ए कैन बी एनी वैल्यू, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन ए। लेस देन ए कौन से वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? लेस देन ए इस वैल्यू से पीछे वाला सारा। याद रखिएगा ये हमेशा एरिया हमें पॉइंट से पीछे की तरफ देता है, हमेशा टुवर्ड्स लेस देन मिलता है। तो आपको ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा। 5 ऑफ ए से जो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो आंसर कौन सा वाला होगा? वो ये वाला सारा शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग योर प्रोबेबिलिटी। सबको यहां तक क्लियर है? एवरीबॉडी, केस नंबर 2 पे चलते हैं। अगर मैं कह देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a फाइंड करो, तो वो कैसे होगा? बेटा हमेशा याद रखें ये जो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देता है ना, ये हमेशा एरिया टुवर्ड्स लेफ्ट देता है। एरिया यहां पे लिख देता हूं, एरिया टुवर्ड्स लेफ्ट, ये हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट देता है, राइट? अब ग्रेटर देन ए कहां पे होगा? अगर मैं अपना ग्राफ लेके आऊं, ये मेरे पास ग्राफ था, ठीक है, ए मेरा मार्क हुआ हुआ है पॉजिटिव साइड पे, ये म्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, ए यहां पे मार्क हुआ हुआ है, ठीक है। ग्रेटर देन ए का रीजन कौन सा बनेगा? ग्रेटर देन ए का रीजन बेटा बनेगा ये वाला छोटा सा, ये चुन्ना सा। अब ये वाला एरिया चाहिए मुझे। ये एरिया कैसे निकलेगा? देखो लेस देन ने मुझे दिया ये येलो वाला लेफ्ट साइड पे, मुझे निकालना है ये ग्रीन वाला। कैसे निकालूंगा? मुझे पता है भाई इस पूरे ग्राफ का जो एरिया है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस 5 ऑफ ए। ठीक है, तो ग्रेटर देन के लिए क्या करना है? 1 माइनस 5 ऑफ ए कर देना है। 1 क्यों माइनस कर रहे हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है। 5 ऑफ ए हमें देगा ए से लेफ्ट साइड वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे? 1 में से माइनस कर देंगे ताकि हमें ये हमारा छोटा वाला एरिया मिल जाए। सबको यहां तक क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, एक स्टेप और आगे चलते हैं, थर्ड केस पे। अगर मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस ए, ये वाला चाहिए एरिया, तो ये एरिया पहले तो बनेगा कौन सा? पहले ना ये छोटा सा इधर ड्रॉ करना है और मार्क कर लेना भाई एरिया कौन सा वाला है। ये देखो ये आया म्यू इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि माइनस है, 0 किस साइड पे होगा? 0 ऑब्वियसली बात है नेगेटिव ए इस तरफ होगा, 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव ए होगा। अब मैंने लिखा है लेस देन माइनस ए। माइनस ए कौन सा होगा आपके पास? लेस देन जाना है हमने, याद रखना है इस चीज को। लेस देन माइनस ए का कौन सा रीजन बनेगा आपके पास? लेस देन माइनस ए का आपके पास रीजन कौन सा वाला बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी दिस वन, ये वाला, ये छोटा सा। तो इसके लिए मैंने क्या कहा है? एरिया हमेशा लेफ्ट वाला मिलता है हमें, तो हम यहां पे क्या करेंगे? सिंपल सिंपल लिख देंगे 5 ऑफ माइनस ए, राइट। लेकिन हमें एक चीज पता है, की नोट क्या था हमारा, कि भाई नेगेटिव को आपने पॉजिटिव में भी चेंज करना होता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए क्या रूल होता है? दैट इज सिंपली 1 माइनस 5 ऑफ ए हो जाएगा। तो अगर लेस देन नेगेटिव के साथ है तो उसके लिए आपने क्या करना है? 1 में से माइनस करना है, तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, फोर्थ केस पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस ग्रेटर देन माइनस ए, रीजन कौन सा बनेगा? पहले तो वो बात करते हैं। रीजन जो मेरे पास उस केस में बनेगा, माइनस ए को मार्क कर रहा हूं मैं, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ए। ग्रेटर देन माइनस ए का रीजन कौन सा वाला बन जाएगा? ये सारा बन गया। ये म्यू इज इक्वल टू 0 चल रहा था, तो क्या बनेगा? उस तरफ वाला, क्योंकि एरिया हमेशा हमें फाई जो है, फाई वाली टर्म जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड का एरिया देता है। तो हमें क्योंकि राइट वाला चाहिए तो 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 5 ऑफ माइनस ए आ जाएगा।
अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या करूंगा मैं, 1 माइनस फाइव ऑफ ए कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस माइनस प्लस फाइव ऑफ ए हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां से लिख देते हैं फाइव ऑफ जेड ग्रेटर देन माइनस ए इज इक्वल टू कितना बन गया, फाइव ऑफ ए बन गया। राइट ये मैंने ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करके साथ समझाया। मेन चीज जो आपको याद होनी चाहिए ना बेटा, वो ये वाली टर्म्स है, ये टर्म्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। राइट ये टर्म्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जो मैंने स्क्वायर आउट किए। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। सिंपल याद रखिएगा, दो स्टेप करने हैं। एक तो एरिया याद रखना टुवर्ड्स लेफ्ट है, और दूसरा नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 1 में से माइनस कर देना है। सिंपल इतना सा याद रखना है, बाकी पूरा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। एक स्टेप और आगे चलते हैं, फिफ्थ पे। अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए ए और बी अब दो टर्म्स आ गई हैं, ठीक है, दो टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास किसके इक्वल होता है ये, दैट इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। क्यों, क्योंकि ये अगर मेरे पास मेरा ग्राफ है बेटा, दिस इज 0, दिस इज गोइंग टू बी ए, दिस इज गोइंग टू बी बी। अब मुझे जो चाहिए वो इनके दरमियान वाला एरिया चाहिए, ये वाला। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए कर दूंगा, क्योंकि फाइव ऑफ बी मुझे कौन सा वाला एरिया देगा, इस बी से लेफ्ट वाला सारा, और फाइव ऑफ ए कौन सा देगा, ए से लेफ्ट वाला सारा। तो इन दोनों को अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मेरा एरिया मिल जाएगा, जो कि ये वाला बनता है। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से फिफ्थ सिक्स्थ पे अगर मैं जाता हूं, तो सिक्स केस कौन सा है, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन ए लेस देन माइनस बी। बेटा जब भी दो होना तो आपने सिंपल सा रूल याद रखना है, फाइव ऑफ माइनस बी माइनस फाइव ऑफ ए कर देना है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, 1 माइनस फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू दिस थिंग। This is how you have to do it. राइट जी। सेवेंथ सिनेरियो क्या है, अगर मैं कह देता हूं z लेस देन मॉडुलस ऑफ a, तो बेटा याद रखें मॉडुलस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज। तो वो क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी z ग्रेटर देन माइनस a लेस देन a। तो वो किसके बराबर होगा, सिंपल सा है, पॉजिटिव वाले को पहले लिखना, फाइव ऑफ a माइनस फाइव ऑफ माइनस a, नेगेटिव को फिर पॉजिटिव में भी चेंज करना है, 1 माइनस फाइव ऑफ a, और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, फाइव ऑफ a माइनस 1 प्लस फाइव ऑफ a आ जाएगा। तो वो किसके बराबर होगा, 2 फाइव ऑफ a minus 1. So that is basically the modulus equals to. राइट तो ये हमारे पास केसेस हैं जिसको हमने देख के अपना ग्राफ प्लॉट तो नहीं करना होता है, ग्राफ को यूज प्रैक्टिकली मैंने समझाया है कि कैसे है। ये जो केसेस मैंने स्क्वायर आउट किए ना, ये सारे के सारे आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन यहां से बनता है।
राइट जी। अब देखते हैं इन केसेस को यूज कैसे करना है। गौर से देखना बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको कहता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 0.85, राइट। सबसे पहली चीज बेटा, यहां पे हमेशा z होना चाहिए, कोई और वेरिएबल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है x y z, तो हमें x y कुछ इसने लिख दिया तो हम उसको z में लेके आएंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो अभी थोड़ी देर में सीख लेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन कौन सा है। अब अपने केसेस पे जाओ। केस नंबर लेस देन लिखा हुआ है मैंने, लेस देन ऑफ a किसके बराबर है? सिंपल सिंपल फाई ऑफ a के। तो करते हैं जी, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? दिस इज गोइंग टू बी लेस देन, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा? सिंपल फाई ऑफ a की जगह पे उसने लिखा हुआ है 0.85, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.85। अब इसकी वैल्यू हमने कहाँ से देखनी है बेटा? इसकी वैल्यू हमने टेबल से देख लेनी है। आए चलते हैं अपने टेबल पे। 0.85 चाहिए। मैंने क्या कहा था, इधर पहले ना लिख दिया करो जो फाइंड करना हो। 0.85 ये आया, मैं 0.8 पे, यहां से मैंने जाना है 5 पे, ये पहुंचा मैं 5 पे, ये 5 पे आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.8023। आगे थर्ड वाला कुछ भी नहीं है, तो बस यही ले जाऊंगा मैं आंसर। 0.8 क्या आई थी? दिस इज इक्वल्स टू 0.8023। ये मेरा आंसर है। खत्म होगी स्टोरी। केसेस आपको यहां पे हेल्प आउट करने वाले हैं। अब ये आंसर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आइए इसको मैं आपको ग्राफिकली भी समझाता हूं ताकि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ये आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये था मेरे पास म्यू इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू अब मेरे पास थी 0.85 जो कि पॉजिटिव है, इस तरफ होगी, ये आ गई 0.85। ये जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आया है ये वाला, ये कौन सा एरिया है? ये बेटा ये सारा एरिया है। गौर से देखो, ये सारा जो एरिया है ना, ये वाला सारा एरिया, ये कितना है? ये आपके पास एक्चुअल में कितना है? दैट इज एक्चुअली 0.8023। दिस इज व्हाट दिस, ये जो इसका डायग्राम होता है ना, इसकी प्रोबेबिलिटीज ऐसे फाइंड की जाती है। इस बेल शेप का ग्राफ का एरिया होता है और वो ग्राफ के एरिया की जो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज है वो उधर टेबल में पड़ी होती है, वो हम निकाल रहे होते हैं। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? थम्स अप आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग। इसी के साथ एक स्टेप और आगे चलता हूं मैं। लेट्स से अगर मैं यहां पे लिखता हूं दैट वी आर सपोज टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन, सेम रख रहा हूं मैं ताकि बार बार टेबल से वैल्यूज ना फाइंड करनी पड़े, ये वाली। तो अब ग्रेटर देन है, साइन यहां पे चेक कर लो, ग्रेटर देन का है। तो ग्रेटर देन में केस क्या कहता था? सेकंड वाला केस है, केस नंबर 2। ग्रेटर देन ए क्या है? 1 माइनस फाइव ऑफ ए। तो क्या बनेगा? 1 माइनस फाइव ऑफ ए। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई ए, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? दैट इज गोइंग टू बी 0.85। अब 5 ऑफ 0.85, इसकी वैल्यू मुझे कहां से मिलनी है? टेबल से, ऑलरेडी निकाल ली हुई मैंने। कितनी आई थी मेरे पास? दिस इज 0.8023। -1 करूंगा तब मुझे मेरा आंसर मिलेगा। क्यों? टेबल, वो ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ से समझते हैं। ये देखो, ये यहां पे लिखा, ये आया म्यू इज इक्वल टू 0,
ये आ गया था जी 0.85। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कौन सा रीजन बनेगा बेटा? ये वाला। अभी ये जो आंसर आया वो कौन सा वाला मिला है? देखो मैंने पहले ही शेड कर दिया था, ये वाला। टोटल एरिया कितना है इसका? 1। तो इसमें से माइनस करेंगे तब मुझे मेरा आंसर मिलेगा, और वो आंसर कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 0.1977। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। और ये आंसर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इतने छोटे से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबको यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ये समझ में आया है एरिया कैसे चल रहा है, प्रोबेबिलिटीज कैसे चल रही है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे सबके। ओके जी, जल्दी से नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। ओके जी, अब ये मैंने एक चीज शुरू में बोली है, यहां पे हमारे पास हमेशा z होना चाहिए। अगर वो इस वेरिएबल को चेंज कर देता है और x कह देते हैं, इसके लिए हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है। गौर से देखिएगा, नॉर्मल वेरिएबल फॉर्मूला। बेटा नॉर्मल वेरिएबल के लिए हम हमेशा z का साइन यूज करते हैं, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, एंड दैट फॉर्मूला इज z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द सिग्मा, वेयर x आपका कोई भी वेरिएबल है। x क्या है? रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल। म्यू क्या है? मीन। और ये क्या है? दैट इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला करेगा क्या? ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है क्योंकि वो आपको देता है x, भाई कोई भी रैंडम वेरिएबल। आप पहले उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करते हो, फिर हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, और याद रखिएगा नॉर्मल वेरिएबल के लिए हमारे पास यहाँ पे जब भी लिखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैंने एक बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था यहाँ पे म्यू होता है और यहाँ पे आपके पास सिग्मा का स्क्वायर होता है, राइट? जब भी वो आपको देगा। गौर से देखिएगा वो हमें क्वेश्चन कैसे देता है। वो कहता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 135 निकालो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन आपके पास ऐसे दिया हुआ है 125 और ये उसने दे दिया 400, राइट? मुझे पता होना चाहिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा म्यू को विच इज 125, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा स्क्वायर को 400। तो सिग्मा किसके बराबर होगा? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 400। उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे x लिखा हुआ है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने कहा है z होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z पे लगती है, z से हम डिनोट करते हैं। अब ये x एक वेरिएबल है, कंटीन्यूअस वेरिएबल है, उससे कहा भाई ये कंटीन्यूअस वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो 135 के लिए, राइट? तो सबसे पहले बेटा हमने करना क्या है, इस z को भी कन्वर्ट करना है। आपने करना बहुत सिंपल सा है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको इस साइड पे लिखना है। यहां पे आप क्या लिखोगे? यहां पे आप लिखोगे x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और इस साइड पे आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे। x की वैल्यू कितनी है? दैट इज गोइंग टू बी 135 माइनस म्यू कितना है? 125 डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 400। तो ये हमने किया क्या है, रैंडम वेरिएबल x था, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z के अंदर कन्वर्ट किया। अब क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो z का होता है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? दैट इज गोइंग टू बी z। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, अब 135 माइनस 125 कितना होता है? दैट इज गोइंग टू बी 10 अंडर रूट ऑफ 400।
अंडर रूट ऑफ 400 दैट इज गोइंग टू बी 20, तो 1 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.5। अब ये मेरा z पे कन्वर्ट हो गया है। अब वो केसेस आ जाएंगे इस स्टेज पे, जब z पे कन्वर्ट हो जाए, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जब आपने z पे कन्वर्ट कर दिया है, अप्लाई केसेस। ठीक है, केस क्या कहता था, ग्रेटर देन के लिए क्या होता था हमारे पास, ग्रेटर देन के लिए होता था 1 माइनस 5 ऑफ 0.5। अब 5 ऑफ 0.5 इसकी वैल्यू हमें कौन देगा, इसकी वैल्यू हमें किसने देनी है, टेबल ने हमारे। तो आए जी टेबल पे चलते हैं, 1 माइनस 5 ऑफ 0.5, खाली 0.5 है, आओ टेबल पे चले, 0.5 खाली, ये देखो पहले तो यहां पे लिख देता हूं मैं 0.5। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसके आगे कुछ भी नहीं है, भाई इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है, तो 0.5 पे जाओ, ये 0.5 पे पहुंचे, इसके आगे 0 है, तो वो क्या बन जाएगा 0.6915। ये मेरे पास 0.5 की वैल्यू है, आइए इस वैल्यू को लिख देते हैं इधर, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 0.6915। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकालूं, तो 1 माइनस 10 कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 0.3085, विच इज अपेरेंटली इक्वल्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, पेपर की इंस्ट्रक्शन होती है, दैट इज गोइंग टू बिकम द आंसर फॉर अस। राइट तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन वो है, पहला आपका जो भी सिनेरियो है, जो भी रैंडम वेरिएबल है वो z में कन्वर्ट होना चाहिए, दूसरा केस को अप्लाई करना है, तीसरा टेबल से आंसर निकल देना है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, जो मर्जी वो दे दे, 3 स्टेज है इसकी, तीनों पे आपने इसको सॉल्व कर देना है। सबको क्लियर है बेटा?